नमस्कार सभी को। एग्जाम हेल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि सेकंड ग्रेड के लिए एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ की तरफ से एक टेस्ट सीरीज जो है आज 5 अक्टूबर को स्टार्ट की गई है। उस टेस्ट सीरीज का आज अपना टेस्ट नंबर फर्स्ट यानी कि 1 नंबर टेस्ट कंप्लीट हुआ और उस 1 नंबर टेस्ट में केमिस्ट्री पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का अपन आज सॉल्यूशन लेंगे और हर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल उसकी गहराई में जाते हुए उसको सॉल्व करेंगे ताकि उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो हमारे क्लियर हों। ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारी जो है आज 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड आरपीएससी के पैटर्न पे आधारित टेस्ट सीरीज ये रहने वाली है हमारी। अच्छे लेवल का आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये टेस्ट सीरीज है जो ये हमारी इन ऑफलाइन केंद्र पे है। कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, चूरू, बाड़मेर, भरतपुर, उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, बूंदी, नागौर और टोंक, यहाँ ये हमारी टेस्ट सीरीज जो है ऑफलाइन रूप से संचालित है। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप ये जो दिए गए कॉन्टेस्ट नंबर है इन कॉन्टेस्ट नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलती है। यदि आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऐप से इसको जो है ऑनलाइन जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। इस टेस्ट सीरीज में हमारी जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ आपको टोटल 13 टेस्ट जो है टॉपिक वाइज मिलेंगे। 2 टेस्ट आपको रिवीजन टेस्ट मिलेंगे, 1 मेजर टेस्ट मिलेगा, यानी टोटल आपको जो है 16 टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। और 16 टेस्ट में 2400% जो है आपको ये विश्लेषणात्मक हल सहित आपको प्राप्त होने वाले हैं। जैसे ही आप ये एक टेस्ट सीरीज पूरी करोगे तो आपका सिलेबस का 3 बार दोहराव हो जाएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी पैटर्न पे आधारित, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। ये हमारा जो सेकंड ग्रेड का एक कोर्स चल रहा है उस कोर्स पे अभी जो है एक ऑफर चल रहा है जिसमें 2 दिन शेष हैं, आप इसको भी फायदा उठा सकते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर की आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और उसमें केमिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को व्याख्या सहित व्याख्यात्मक हल सहित जो है इस बुक्स में दिया गया है। ये एग्जाम हेल्प की वो बुक है जो केमिस्ट्री में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड का जो ग्रेजुएशन लेवल तक का पार्ट है उस पूरे पार्ट को ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर करती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आप केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के पढ़ने के बाद में आप उसके एमसीक्यू पेपर या एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस बुक को जो है परचेज करें। बहुत अच्छी बुक है, ये आपको हर क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन देगी और उसकी व्याख्या उसी के साथ आपको मिलने वाली है। तो ये बुक जो है एमसीक्यू के रूप में बहुत अच्छी है, आप इसको जरूर जो है खरीदें। इस पे इसी प्रकार हमारी बायोलॉजी की बुक है, ये भी एमसीक्यू आधारित है। इसी प्रकार फिजिक्स की बुक है, ये भी एमसीक्यू आधारित है। ये बुक्स जो आपको जो है रिव्यू अपने जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने वाली है। ठीक है, ये बुक्स जो है आपको राजस्थान के किसी भी बुक सेंटर पे उपलब्ध नहीं रहेगी। इसको आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको ये जो एक जो सिस्टम स्कैनर दे रखा है इस स्कैनर को स्कैन करने के बाद में यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको संपर्क करके बाय एक चैनल जो है आपको ये बुक प्राप्त करनी है। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का। अपन पहले क्वेश्चन से बात स्टार्ट करें। सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम्स, है ना, इनको मैच करना है भी। इनमें सल्फर, ब्रोमीन, वेनेडियम और नेपच्यूनियम। सल्फर जो है ये हमें पता है कौन सी फैमिली का है। ये देखो हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें उस पीरियोडिक टेबल में हम जो अलग अलग ग्रुप्स पढ़ते हैं तो उन ग्रुप्स को कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। जैसे बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, आपके नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन यानी कि फ्लोरीन फैमिली है, एक्रिया गैस की फैमिली है। इस प्रकार इनको कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे क्षारीय धातु है फर्स्ट ए ग्रुप, क्षारीय मर धातु सेकंड ए ग्रुप है ना। डी ब्लॉक के जो तत्व है उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जो है प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। तो ये बातें जो है कुछ डिसाइड की गई है। तो अगर सल्फर देखें तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन परिवार से संबंधित है। ऑक्सीजन परिवार को हमें पता है हम क्या कहते हैं, चालकोजन कहते हैं। तो ये जो है 3 नंबर से मैच हो जाएगा। ब्रोमीन ये जो है फ्लोरीन परिवार से है और फ्लोरीन परिवार को हेलोजन कहते हैं। तो ये जो है
एक नंबर से मैच कर जाएगा। वेनेडियम जो है ये डी ब्लॉक की धातु है और डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व कहते हैं या संक्रमण धातु कहते हैं, तो ये जो है आपके 4 नंबर से संबंधित है। ठीक है, नेपच्यूनियम ये जो है ये यूरेनियम के बाद आने वाला एक तत्व है, यानी कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप अगर पीछे सेकंड ग्रेड में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के आ रखे हैं, है ना। अभी किसी तत्व का नाम दे दिया, पूछ लेने में से कौन सा जो है चालकोजन है या कौन सा चालकोजन नहीं है, या कौन सा हैलोजन है कौन सा हैलोजन नहीं है, या कौन सा संक्रमण तत्व है या संक्रमण तत्व नहीं है। तो इस प्रकार का हमें एक आइडिया जो है हमारी पीरियोडिक टेबल का हमारे पास होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, तत्व जिसकी परमाणु संख्या 18 36 54 86 है। 18 किसकी होती है, 18 हमें पता है आर्गन की होती है। 36 किसकी होती है, क्रिप्टॉन की। ठीक है, 54 और 86 है, तो ये सभी किससे संबंधित है, तो 18 आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सारे हमें पता है किससे संबंधित है, एक्रिय गैसों से संबंधित है ना। एक्रिय गैस है जिसको अपन जो है ये 18वां वर्ग में जिसको रखा गया है, कौन कौन सी है एक्रिय गैसें, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये एक्रिय गैसें हैं। इनमें जो है ये 2 नंबर और ये आपका 10 नंबर, ये आपका 18 नंबर। ठीक है, फिर ये 36 नंबर, इस प्रकार ये चलता रहता है। तो 18वां वर्ग बोल दो, या इसको कभी कभी जो है शून्य वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि न तो ये इलेक्ट्रॉन लेती है और न इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, इसके अलावा इनको जो है एक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये इनर्ट गैस कहते हैं, या इनको जो है नोबेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 18 36 54 ये जो परमाणु क्रमांक है ये किससे संबंधित है, ये एक्रिय गैसों से संबंधित है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी कोई इकाई नहीं है ना। यहाँ आपको कुछ जो है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज दे रखी है, गुण दे रखे हैं आपको, जो आवर्त के अनुदिश चेंज होते हैं। जैसे विद्युत ऋणात्मकता है, तो हमें पता है कि विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती, ये मात्रकहीन या इकाई रहित होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, इसलिए इसका कुछ न कुछ मात्रक होता है, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या प्रति एटम होता है। ठीक है, या फिर इसको जो है जूल में नाप सकते हैं। इसी प्रकार आयरन एंथैल्पी जो है ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम मान नाप सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है प्रति मोल भी नाप सकते हैं, या फिर इसको जो है जूल में भी नाप सकते हैं, या किलो जूल में नाप सकते हैं। उत्तेजन विभव ये भी एक प्रकार का क्या है, जो है वोल्टेज है, जिसका मात्रक जो है अपने वोल्ट में नाप सकते हैं। तो इनमें से इकाई किसकी नहीं है, वो विद्युत ऋणात्मकता, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे बात करें आवर्त सारणी में सबसे जो है अधिक विद्युत ऋण तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है, तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये मात्रकहीन या इकाईहीन जो है एक जो है आवर्ती गुणधर्म है। तो इस क्वेश्चन को हमारे से एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा आवर्ती गुणधर्म या कौन सा जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो यूनिट लेस है, मात्रकहीन है, तो वो कौन सी होती है, आपकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। नेक्स्ट, किसकी आयनिक त्रिज्या अधिकतम है। तो अगर इन सबको ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं, अगर इनमें देखें सब में, तो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसने ले रखे हैं तो 10 हो गए इसके पास। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ले रखे हैं तो इसके पास 10 हो गए। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसने डोनेट कर दिए तो पीछे कितने बच गए इसके पास, 10। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 ले रखे तो कितने हो गए, 10। तो इन सब में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सारे सारे सम इलेक्ट्रॉनिक जो है स्पीसीज है। और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अगर अपन चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि जो ऋणावेशित जो स्पीसीज होती है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद में साइज किसका होता है, उदासीन स्पीसीज का, और सबसे छोटा साइज किसका होता है, वो होता है धनावेशित स्पीसीज का। तो धनावेशित स्पीसीज सबसे छोटी होती है और ऋणावेशित स्पीसीज सबसे बड़ी होती है, ये इनका ऑर्डर होता है। अब ऋणावेशित में भी अगर अपन बात करें तो इनमें जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो समानुपाती होता है किसके, चार्ज के। कौन से चार्ज के, नेगेटिव चार्ज के। जिस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा। धनावेशित है तो उसकी अगर चर्चा करें तो इसमें भी जो साइज होता है, ठीक है, वो साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज के। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज क्या होगा, कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज कम है तो साइज क्या होगा, ज्यादा होगा।
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ जाता है और बढ़ने से जो है संबंधित स्पीशीज का साइज घट जाता है। तो यहां अगर देखें तो यहां सबसे ज्यादा ऋणावेश किस पे है, C-4 पे। तो सबसे बड़ा आकार किसका हो गया, C-4 का। C-4 के बाद में कौन हो गया, N-3, N-3 के बाद में कौन हो गया, O-2, और O-2 के बाद में कौन हो गया, Mg+2। तो सबसे बड़ा पूछा है अधिकतम आयनिक त्रिज्या किसकी होगी, वो होगी आपके कार्बन -4 की होगी, और सबसे छोटी पूछता तो वो किसकी होती है, मैग्नीशियम+2 की होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारे पास में 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4। नेक्स्ट चले अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रदाता कौन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रदाता कौन है, हेनरी मोजले है ना। हेनरी मोजले ने जो है एक एक्स किरण प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया उन्होंने, एक्स किरण प्रयोग जो है किया, और एक्स किरण प्रयोग के आधार पर जो है एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, और उस सारणी को जो है तत्वों को जो है उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। कौन से, किसके आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे। और उन्होंने कहा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसके आवर्ती वर्गीकरण का जो प्रमुख आधार था वो कौन था, परमाणु क्रमांक था। लेकिन इससे पहले जो है लोथर मेयर है, निल्स बोर है, मेंडलिफ है ना। तो जैसे लोथर मेयर की बात करें तो लोथर मेयर है ना, इन्होंने क्या किया, एक वक्र बनाया और आवर्त सारणी तत्वों को जो है व्यवस्थित किया, और उन्होंने बताया कि कुछ तत्व आरोही भुजा पे होते हैं, कुछ तत्व अवरोही भुजा पे होते हैं। लेकिन इनका जो वर्गीकरण था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, इसलिए यह वर्गीकरण ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। इसी प्रकार प्रथम बार जो है थोड़ा सा अगर व्यवस्थित बात करें आवर्त सारणी की तो वो इन्होंने दी थी मेंडलिफ ने। इनका भी वर्गीकरण किस पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और इन्होंने भी है परमाणु द्रव्यमान को आधार मानते हुए एक नियम दिया था जिसको कहते हैं मेंडलिफ का आवर्त नियम। और ये कहा कि तत्वों के गुणधर्म और उनके जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सेट नहीं बैठी। अच्छा, मेंडलिफ ने सबसे पहले तत्वों का व्यवस्थित वर्गीकरण दिया, इसलिए मेंडलिफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल तो वो कौन सा होगा, वो होगा मेंडलिफ। ठीक है, इवानोविच मेंडलिफ होता है। ठीक है, तो ये परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थे और ये किस पे, परमाणु क्रमांक पे आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रदाता है वो कौन है, वो मोजले है, जिन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। नील्स बोहर जो है ये वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, बल्कि ये तो किससे संबंधित है, ये परमाणु संरचना से संबंधित है, जिन्होंने जो है परमाणु संरचना से संबंधित जो है चर्चा की थी। ठीक है, तो ये परमाणु संरचना से संबंधित है। तो आंसर नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन उठाया गया है ताकि बच्चे को हर प्रकार के क्वेश्चन से पता रहे भी किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। परमाणु क्रमांक 105 वाले तत्व का प्रतीक क्या होगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें टॉपिक में जो है आईयूपीएसी नामकरण दे रखा है। ठीक है, तो आईयूपीएसी नामकरण देखें तो उसके आधार पर अगर सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नाम लिखें किसका, 105 का, तो देखें तो हमें पता है कि 1 के लिए अपन क्या लिखते हैं, 1 के लिए लिखते हैं एन, 0 के लिए क्या लिखते हैं नील, और 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वाला लेंगे U, इसमें N लेंगे और इस पे P लेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, इसका प्रतीक क्या होगा, UNP। UNP मतलब 4 नंबर ऑप्शन इसका हो गया। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगर आपको कहे इसका नाम लिखो तो इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे अनिल पेंटियम। अनिल पेंटियम इसका क्या लिखेंगे अपन, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको आईयूपीएसी नाम लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये गिनती आपको याद होनी चाहिए। 0 को नील कहते हैं, 1 को जो है अन कहते हैं, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 7 को सेप्ट और 8 को ऑक्ट। ऐसे आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, किसके लिए प्रथम आईई न्यूनतम है, यानी कि इनमें से जो सबसे कम आईई किसकी है। तो सबसे कम आईई इसमें किसकी है, वो है सबसे कम आईई जो है इंडियम की है। अगर बात करें बोरोन परिवार की, ठीक है, बोरोन परिवार ये होता है, तो इनमें अगर देखें तो इनमें क्या होता है कि हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, हमें पता है कि ऊपर से नीचे जब अपन जाते हैं एक वर्ग के अंदर तो हमारे अनुसार, ठीक है, हमारे अनुसार अगर अपन चर्चा करें तो साइज बढ़ना चाहिए और जेड इफेक्टिव घटना चाहिए। ठीक है, देख रहा हूं मैं ये कह रहा हूं हमारे अनुसार साइज बढ़ना चाहिए और जेड इफेक्टिव घटना चाहिए। जेड इफेक्टिव घटेगा तो सीधी सी बात है कि जो इसकी आयनन ऊर्जा है वो भी क्या करेगी, घटनी चाहिए। ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या करनी चाहिए, आयनन ऊर्जा जो है घटनी चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन यहां क्या होता है कि यहां संक्रमण संकुचन के कारण,
ठीक है। इस गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है, तो और टेलोरियम का जो है आकार इससे छोटा हो जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा जो आकार होता है वो किसका होता है, इंडियम का होता है। और इंडियम का आकार बड़ा होने की वजह से इसकी जो है प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इसलिए आंसर क्या आएगा उसका, सी नंबर आंसर इसका होगा। इसके लिए एनसीईआरटी के अंदर डाटा भी दे रखे हैं, जो है एनर्जी के मान भी दे रखे हैं। अगर उन मान की अपन अगर टेबल देखें उस मान के अनुसार, ठीक है, तो उसके अनुसार भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चर्चा करूं, जैसे अगर अपन देखें तो एनसीईआरटी के अंदर बोरोन के लिए जो आयनन ऊर्जा है इसका मान दे रखा है 801, ठीक है। ये मान जो दे रखे हैं सारे किलो जूल प्रति मोल में दे रखे हैं, किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम के लिए जो मान दे रखा है वो दे रखा है 577, यानी कि कम हो गया किलो जूल प्रति मोल में। गैलियम के लिए जो मान दे रखा है वो 579, यानी कि इससे हल्का सा थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। यानी कि गैलियम का साइज हमें पता है कि एल्यूमिनियम से थोड़ा सा छोटा हो जाता है या लगभग बराबर होता है। अच्छा, गैलियम के बाद में अगर देखें तो इसके लिए इंडियम के लिए दे रखा है 558, और टेलोरियम के लिए बात करें, थेलियम के लिए सॉरी, तो इसके लिए कितना होगा 589। तो अगर इन सब में चर्चा करें तो इसका मान सबसे छोटा होता है। टीएल का जो मान है, सॉरी इंडियम का जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है ये सबसे कम होती है। ये एनसीईआरटी फैक्ट है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि इनमें जो है सबसे कम जो आयनन ऊर्जा होती है, प्रथम आयनन ऊर्जा, वो इंडियम के लिए होती है। और सबसे ज्यादा जो होती है, अगर ध्यान से आप देखो तो देखो इनमें सबसे ज्यादा देखो इसकी जो है 801 है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, बोरोन की होती है, क्योंकि बोरोन का साइज बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ये इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। और गैलियम की जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है ना, वो एल्यूमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से संक्रमण संकुचन के कारण क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। देखो ये एल्यूमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा है और ये गैलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा है, तो ध्यान से देखो थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि संक्रमण संकुचन के कारण गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जो बोरोन परिवार है, उस बोरोन परिवार के दो कंसेप्ट आप जरूर एग्जाम में याद करके जाएं, एक तो आकार का क्रम और एक जो है इनकी आयनन ऊर्जा का क्रम, आयनन ऊर्जा का क्रम। इसमें से आयनन ऊर्जा पे चर्चा हमने कर ली है, ठीक है। अगर आयनन ऊर्जा का क्रम अगर इसके अनुसार अपन लिखें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, बोरोन की। अब बोरोन के बाद में कौन आएगा, बोरोन के बाद में जो आएगा वो टीएल, फिर कौन आएगा, फिर उसके बाद में जो आएगा वो आएगा जीए यानी कि गैलियम, और गैलियम के बाद में कौन आएगा, एल्यूमिनियम। सबसे कम किसकी होगी, इंडियम की। ये क्रम अपने को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखना है, ये इनके लिए प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम है, ठीक है। बात रही आकार की, तो आकार की चर्चा के अपने पास प्रश्न आएगा, उस प्रश्न पे अपन जरूर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह है, तत्वों का समूह जो दीर्घ आवर्त सारणी के अनुसार सही नहीं है, ठीक है। अगर देखे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बिल्कुल ये जो है सेकंड पीरियड के जो है एलिमेंट्स है और एक पीरियड में ही रखे गए हैं। बोरोन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगी, फिर नियोन आएगी, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, बिल्कुल 13, 14, 15, 16 यानी कि एक ही आवर्त के ये जो है तत्व है, इसलिए बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये बिल्कुल है ना प्रथम जो संक्रमण तत्व है उसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है और बिल्कुल सही क्रम में रखे हुए हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के क्या है, ये तत्व है, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं 3D श्रेणी के तत्व है, या ऐसे कह सकता हूं तीसरे आवर्त के तत्व है ये, ठीक है, जो कि एक क्रम में रखे गए हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, ये यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, है ना। यहां हमें पता है कि टाइटेनियम सबसे पहले आएगा, फिर वेनेडियम आएगा, फिर क्रोमियम आएगा और फिर क्या आएगा, मैग्नीज आएगा। तो ये क्रम हमारे अनुसार होना चाहिए, जो कि यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है, इसलिए ये क्रम जो है आवर्त सारणी के अनुसार सही नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि है ना, कि इस प्रकार के क्वेश्चन कारण में दे करके पूछ सकते हैं, या इनको 4 ऑप्शन अलग अलग बना करके पूछ सकते हैं कि कौन सा फूड जो है आवर्त सारणी के अनुसार सही है या कौन सा फूड आवर्त सारणी के अनुसार सही नहीं है। तो नेक्स्ट चले अपना क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो पूछ रहा है कि उष्मा शोषी प्रक्रम कौन सा है। उष्मा शोषी बोले तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है ना।
एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसके लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, और उष्मा का अवशोषण होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी प्रक्रम कहते हैं। तो उष्मा का अवशोषण कहां पे होगा? जहां हमें जो है कुछ ऊर्जा बाहर से जो है प्रक्रम को देनी पड़ेगी। अगर यहां देखें तो फ्लोरीन जो है उदासीन परमाणु, उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इस फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकलती है, तो इसके लिए सीधी सी बात है डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मान लो मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का ये नाभिक होता है, ये इसकी प्रथम कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। दूसरा ये जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। सॉरी, क्या हो गया इसके, हैंग कैसे हो गया ये? चलो, है ना, ये इसका नाभिक, ठीक है। नाभिक में ये इसकी प्रथम जो है सेल की बात करें उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका दूसरा कोष जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो इस सबसे अंतिम कोष में मुझे एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को जैसे इस इलेक्ट्रॉन के पास लेके आऊंगा तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से यहाँ पे एनर्जी क्या करेगी? बाहर निकलेगी, और एनर्जी बाहर निकलेगी तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो गया, डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे अपने क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। उसकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको जो है अपने क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहां पर भी डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि ऊर्जा क्या करेगी? बाहर निकलेगी। ये भी कैसा प्रोसेस होगा? ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन के अंदर, अगर उदासीन ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहां पर भी ऊर्जा क्या होगी? बाहर निकलेगी, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और कैसा प्रोसेस होगा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन यहां देखो, यहां ये ऋणावेशित ऑक्सीजन है और ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। अब इस ऋणावेशित ऑक्सीजन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्सन बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां हमें इसके साथ ऐड करना है, O-2 बनाना है, तो हमें बाहर से इसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, और बाहर से कुछ ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी तो ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस कैसा हो जाएगा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर अपन चर्चा करें तो अगर कोई उदासीन गैसीय परमाणु है, उदासीन विलगित गैसीय परमाणु है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं अपन पहली बार, ठीक है ना, उदासीन के अंदर, तो सारे प्रोसेस उसके एक्सोथर्मिक के होंगे, ठीक है। उसमें ऊर्जा क्या करेगी? बाहर निकलेगी। ऊर्जा बाहर निकलेगी तो सारे के सारे जो है एक्सोथर्मिक होंगे, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप ऋणावेशित जो है स्पीसीज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ रहे हो तो उस ऋणावेशी स्पीसीज के ऋणावेश और आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बीच में एक प्रबल प्रतिकर्षण होगा, और उस प्रबल प्रतिकर्षण के कारण जो है बाहर से हमें एक अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को हम उसके अंदर जोड़ सके। तो अगर बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं तो उसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, यानी प्रोसेस कैसा हो जाएगा? उष्माशोषी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको ध्यान रखने, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो है ना जो है प्रथम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है IEGE1 जो होती है, ये हमेशा उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव होता है और ये कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन अगर दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आपको जोड़नी है तो उसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मान हमेशा प्लस और माइनस दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम हमेशा ऋणात्मक मान होगा, दूसरा हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। डेल्टा एच की बात कर रहा हूं मैं इसकी, ठीक है ना। पहले में ऊर्जा बाहर निकलेगी, दूसरी में ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा। लेकिन आयन एंथैल्पी में इसका जस्ट जो है अपोजिट होता है। आयन एंथैल्पी क्या होती है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी कि वहां आपको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। आपको इलेक्ट्रॉन को जो है नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त करना है, इसलिए आपको वहां ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जो आयन एंथैल्पी होती है ना, IE जो होती है, ये ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और हमेशा के लिए कैसा प्रोसेस होता है? ये एंडोथर्मिक का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आपको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर आंसर हो गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ऋणात्मक धनात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन आयन एंथैल्पी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन के किस भौतिक गुण में लगातार व नियमित वृद्धि या ह्रास नहीं होता? भी लगातार और नियमित वृद्धि या ह्रास नहीं होता, भी कौन सा जो है इसमें से ऐसा गुणधर्म है? अगर बात करें आयन एंथैल्पी, तो आयन एंथैल्पी में हमें पता है कि आयन एंथैल्पी में अगर हेलोजन की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर हमें पता है कि साइज जो है वो बढ़ता है। साइज बढ़ने से जेड इफेक्टिव क्या करता है? घटता है। जेड इफेक्टिव घटने से आई जो है ये क्या करता है? घटता है। ठीक है, तो ये तो नियमित क्रम दर्शाएगा आपको। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो है ईएन का मान क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या करता है? घटता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति क्या करती है? घटती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। फिर है ना, क्रम क्या होता है इसमें? ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, ये किसका क्रम है? ये ईएन का क्रम है। ठीक है, फिर बात करें आयनिक त्रिज्या, तो आयनिक त्रिज्या की बात करें तो ऊपर से अगर अपन आयन बनाए जाए इनको, है ना, जैसे इनको अगर आयन बनाते जाए इस टाइप से, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो इनकी आयोनिक जो रेडियस है वो क्या करेगी? बढ़ती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है, जिसको अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, इसमें नियमित चेंजेस नहीं होता। ठीक है, इसमें नियमित चेंजेस नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लोरीन की सब जो है फ्लोरीन से क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर इसमें इस टाइप से जो है ऑर्डर आता है। और फ्लोरीन से जो है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ज्यादा होने का कारण क्या है? ज्यादा होने का एक ही कारण है कि जो क्लोरीन है उसका साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। और फ्लोरीन का साइज छोटा होने से इस पर जो है ऋणावेश का आवेश घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, और आवेश घनत्व ज्यादा होने से आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से इसमें जुड़ नहीं पाता है। लेकिन क्लोरीन का जो है साइज बड़ा होने से इस पर आवेश घनत्व कम हो जाता है और आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है। दूसरी बात, क्लोरीन के अंदर रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, और रिक्त डी कक्षक पाए जाने की वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो इलेक्ट्रोलब्ध एंथैल्पी जो है इसमें नियमित जो है कमी या जो है अपने वृद्धि नहीं होती है। इसमें जो है इरेगुलर क्रम चलता है, और क्रम ये होता है इसमें। तो ये अपने को क्या रखना है? इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन नंबर 11, बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम कौन सा है? मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करें तो धात्विक लक्षण की अगर बात करें तो अगर अपन देखें, है ना, तो आवर्त सारणी में एक तो अपन चलते हैं आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, और एक अपन जो है किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? घटती है। और नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? बढ़ती है। अच्छा, टॉप टू बॉटम जाए तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है? घटती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इधर से इधर जाने पर, ठीक है ना, इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो पावर है वो क्या करती है? घटती है। ठीक है, क्योंकि धात्विक प्रवृत्ति होती क्या है? इलेक्ट्रॉन। धात्विक लक्षण का मतलब क्या है? धात्विक लक्षण का मतलब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। ठीक है, तो अगर अपन आवर्त में देखें तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन है ये क्या करेगा? कमी घटेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन घटेगा तो सीधी सी बात है जो धात्विक लक्षण है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगी? घटेगी। तो अगर इन सबको देखा जाए तो इन सब में अगर देखें तो बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम क्या है ना? अच्छा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो इसका जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। तो अगर देखें फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम, तो इनमें देखें अगर तो इसमें सोडियम का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है ना। अगर आप सारणी में इनकी स्थिति देखें तो ये सोडियम, ये मैग्नीशियम। ठीक है, ये 11 नंबर सोडियम, ये 12 नंबर मैग्नीशियम। फिर ये यहाँ पे 13 नंबर कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है। 14 नंबर कौन आता है? यहाँ पे सिलिकॉन आता है। 15 नंबर कौन आता है? यहाँ पे फास्फोरस आता है। 16 नंबर कौन आता है? यहाँ पे सल्फर आता है। 17 नंबर यहाँ पे कौन आता है? क्लोरीन आता है। और 18 नंबर यहाँ पे कौन आता है? आर्गन आता है। तो अगर इधर से इधर चलें, हमें पता है इधर से इधर चलेंगे तो सीधी सी बात है जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है? घटती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सोडियम की। उससे कम किसकी होगी? मैग्नीशियम की। उससे कम किसकी होगी? अच्छा, अब मैग्नीशियम बात करें, बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, तो ये एक ही वर्ग के हैं। तो हमें पता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में बात करें तो ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की होगी, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करती है? बढ़ती है। देखो ये बात अपने यहाँ पे चर्चा की थी। तो बेरिलियम मैग्नीशियम में से ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। उसके बाद में कौन होगा? बेरिलियम, फिर कौन होगा? सिलिकॉन, फिर कौन होगा? फास्फोरस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है बेरिलियम की सोडियम से ज्यादा है, तो ये बात तो गलत होगी। ये कह रहा है फास्फोरस सिलिकॉन की बेरिलियम से ज्यादा है, तो ये बात वैसे गलत होगी। ये कह रहा है मैग्नीशियम की बेरिलियम से ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन सोडियम इससे कम है, तो ये बात क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, सोडियम की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सोडियम जो है आवर्त सारणी में सबसे
बाईं तरफ स्थित है, इसलिए इसके धातु लक्षण सबसे ज्यादा होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आंसर, 1 नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिकतम ऋणात्मक है ना। भी आवर्त सारणी में सबसे अधिक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी होती है, वो होती है हैलोजन। हैलोजन में किसकी होती है, क्लोरीन की होती है ना। क्योंकि अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम ये इस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम ये इस टाइप से, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की सबसे कम होती है। और क्लोरीन की ज्यादा क्यों होती है, क्लोरीन का साइज बड़ा होने से इस पर आवेश घनत्व घट जाता है, जिससे आसानी से आने वाला इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। दूसरी बात है इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। जैसे फ्लोरीन में क्या होता है, साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने से इस पर जो है आवेश घनत्व बढ़ जाता है और आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। अच्छा, एफ की बात करें तो एफ की सबसे ज्यादा अधिकतम क्या चीज होती है, ये जो है इसकी ईएन मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में इसकी क्या है, सबसे ज्यादा है। पोलिंग पैमाने पर अगर चर्चा करें तो पोलिंग पैमाने पर इसकी विद्युत ऋणता जो है वो सबसे ज्यादा है, और इसकी पोलिंग पैमाने पर जो विद्युत ऋणता है उसका मान कितना होता है, अधिकतम 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पोलिंग पैमाने पर न्यूनतम ईएन किसकी है। तो अगर पोलिंग पैमाने पर न्यूनतम ईएन किसकी है, क्योंकि ऐसा प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इनमें अगर अपन देखें तो अगर देखें तो सोडियम, ठीक है, ये आपको यहां मिलेगा, ठीक है। बेरिलियम आपको यहां मिलेगा, मैग्नीशियम आपको यहां मिलेगा, लिथियम आपको यहां मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें पता है इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, घटती है, यानी कि इसकी ज्यादा, इससे इधर जाएंगे तो इसकी जो है कम होगी, इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सोडियम की जो है लिथियम से कम होगी और जो मैग्नीशियम है उसकी बेरिलियम से कम होगी। तो अगर इन सब में देखें तो ये सबसे बाईं तरफ स्थित है, तो इनमें सबसे कम किसकी हो गई, सोडियम की हो गई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और अगर पोलिंग पैमाने पर इनकी विद्युत ऋणता का याद रखनी हो तो आप ये जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। लिथियम की 1 होती है, बेरिलियम की 1.5, बोरोन की 2, फिर कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4, ठीक है। सोडियम की कितनी होती है, 0.9 होती है। तो अगर पोलिंग पैमाने पर देखें तो इनमें सबसे कम देखो किसकी है, सोडियम की है। ये टेबल एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है और इस टेबल पर आधारित एक प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है, इसलिए हमें इस टेबल को याद करना अति आवश्यक है। आप बस लिथियम से याद कीजिए एक, और फिर आप जो है पूरा एक जो है इधर चलिए, किसमें, द्वितीय आवर्त के अंदर चलिए, ठीक है। द्वितीय आवर्त में जाओगे तो सब में 0.55 ऐड करते जाओ, ठीक है, फ्लोरीन तक की। फिर सोडियम की बात करें, तीसरे आवर्त की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तक चले तो आपको सोडियम की याद रखनी है, 0.9 होती है, फिर मैग्नीशियम की 1.2, फिर एल्यूमिनियम की 1.5, फिर सब में 3.3 क्या करते जाओ, आप ऐड करते जाओ। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, और अगर आपके ये कंसेप्ट समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कम से कम ये टेबल तो ऑलरेडी आपकी याद रहनी चाहिए। ये देखो, ये वही सेम टेबल है, उसको अलग करके दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी परमाणु के 2 क्रमिक आयनिक विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किस में वर्गीकरण होती है ना। भी अगर एक तत्व है उसके 2 क्रमिक आयनिक विभव के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अपन बात करें ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। तो अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से मुक्त कर दूं, मैं -1 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो -1 इलेक्ट्रॉन करते ही मेरे पास इसकी प्रथम आयन एंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। और अब इसका इलेक्ट्रॉन मास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, है ना। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, है ना, तो ऑक्सीजन प्लस बन गई। ऐसा करते ही इसका जेड इफेक्टिव क्या करेगा, बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ते ही इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगी, घट जाएगी। घटते ही अब इसका जो दूसरा आयन विभव आएगा, है ना, वो आयन विभव जो है प्रथम आयन विभव से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसमें वृद्धि के कारण हुआ। तो ये किसमें वृद्धि हो रही है, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसी वजह से जो दूसरा आयन विभव होता है उसका मान पहले वाले से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, क्योंकि धनावेश बढ़ने से, उस पर धनावेश चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, बढ़ने से जो है प्रथम आयन जो है उसकी आयन एंथैल्पी है उसका मान भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु आकार का सही क्रम कौन सा है, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। अगर देखें तो ये कार्बन फैमिली, ये इसमें नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। अगर कार्बन के बाद में चर्चा करें अपन तो कार्बन में देखिए, अच्छा ये इसकी ऑक्सीजन फैमिली, यहाँ पे कार्बन के बाद में यहाँ पे आते हैं सिलिकॉन, यहाँ पे आती है फास्फोरस, यहाँ पे कौन आती है, सल्फर आती है, ठीक है।
अगर इन सब में हमें पता है कि अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो घटती है, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या करता है, बढ़ता है। अच्छा, टॉप टू बॉटम चलें तो टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव क्या करता है, कम होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव कम होने से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करती है, बढ़ती है। अच्छा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव को अगर न कह के अपने ये ऐसे कहें कि नंबर ऑफ सेल क्या करता है, एक सेल नया जुड़ता जाता है, सेल जुड़ने से एटॉमिक रेडियस भी क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, तो मतलब नीचे जाने पे बढ़ती होगी, जाने पे क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें से जो तुलना किस किस की हो रही है, एक तो नाइट्रोजन की हो रही है, एक कार्बन की हो रही है, और एक आपके सल्फर की हो रही है, और एक किसकी हो रही है, फास्फोरस की हो रही है। तो सीधी सी बात है, नीचे वालों का साइज ऊपर वालों से बड़ा होगा। ठीक है, और इनमें भी साइज बड़ा किसका होगा, फास्फोरस का। फास्फोरस के बाद में कौन आएगा, सल्फर। अब इनमें कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, कार्बन। कार्बन के बाद में कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। तो इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इनको आप ऐसे निकाल सकते हैं, इस कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज में वृद्धि होती है, तो सीधी सी बात है इस आवर्त के तत्वों का जो आकार है वो इस आवर्त से बड़ा होगा। और अगर आवर्त में बात करें तो आवर्त में पहले आने वाले का आकार बड़ा होता है, दूसरे का क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए फास्फोरस का ज्यादा हो गया, फिर सल्फर हो गया। अब सल्फर के बाद देखें, अब इस आवर्त में देखें तो इसमें कार्बन का बड़ा होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, कम होगा। इस आधार पर आंसर कौन सा होगा, इसका 1 नंबर आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बाह्यतम, सॉरी एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि मैंने, नहीं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 44 5s वाले तत्व का आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखो अगर आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और आपसे पूछे जाए कि इसमें आवर्त कौन सा है, उसका ब्लॉक कौन सा है और उसका वर्ग कौन सा है, उसकी अगर पहचान करनी है तो आवर्त में तो आपको यह देखना है कि सबसे उसका बाह्यतम कोष कौन सा है, बाह्यतम कोष कौन सा है, या अपन ये कह सकते हैं कि अधिकतम n का मान कितना, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, वही उसका आवर्त होगा। अगर इसमें देखें तो अधिकतम n कितनी है, 5, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 5 नंबर हो गया। ब्लॉक देखना है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से जो है उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो इसमें ध्यान से देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है s उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, s ब्लॉक हो गया। यानी कि ये तत्व जो है 5वें आवर्त का और s ब्लॉक का है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से दे रखा है 44, यानी कि वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा हो और उसमें अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है इस टाइप से हो n-1 d1 to 10 और ns1 हो, तो अगर आपको उस समय वर्ग निकालना हो, ये मैंने फॉर्मूला आपको दे रखे हैं, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, वर्ग निकालना हो तो वर्ग किसके बराबर होगा, वर्ग बराबर होगा ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन। तो ns में कितने हैं, 1, और n-1 में कितने हैं, 4, कितने हो गए टोटल, 5, यानी कि इसका वर्ग भी 5 हो गया और आवर्त भी कितना हो गया, 5 नंबर हो गया। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखो, ये दे रखी, वर्ग, आवर्त और ब्लॉक की पहचान करना। ये ऐसे आपको व्याख्या जो एग्जाम हेल्प की जो बुक है केमिस्ट्री, उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरह दे रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा हो तो आवर्त संख्या क्या होगी, बाह्यतम कोष की संख्या, या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अधिकतम n वाला मान। ठीक है, ब्लॉक और वर्ग की पहचान, यदि np इलेक्ट्रॉन दे रखे हो, ns2 np 1 से 6 है ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा हो तो ब्लॉक p होगा, सीधी सी बात है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है p उपकोष में जाएगा, इसलिए p ब्लॉक होगा। और वर्ग कौन सा होगा, वर्ग उसके जो है 12 प्लस क्या कर दो, np इलेक्ट्रॉन, 12 में कितने जोड़ दो, p वाले इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इसमें जितने भी p है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपके पास वर्ग की संख्या आ जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे दे रखा है n-2 f0 n-1 d0 और ns 1 से 2 दे रखा है, तो ब्लॉक उसका s होगा और वर्ग संख्या क्या होगी, उसके ns इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 दे रखा है और ns2 दे रखा है, तो ब्लॉक उसका f होगा और वर्ग संख्या उसकी क्या होगी, थर्ड b होगी। ये ध्यान रखना आप। और ये n-1 d 1 से 10 और ns 0 से 2 दे रखा है, तो ब्लॉक क्या होगा, उसका d होगा। वर्ग संख्या क्या होगी उसकी, वर्ग संख्या जो है उसकी n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो मैंने शायद आपको ब्लॉक s बता दिया इसमें ना, इसमें देखो सॉरी, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी में जा रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक होगा, सॉरी। ठीक है, इसका डी ब्लॉक होगा। तो ऐसे अपन इनमें क्या करेंगे, ब्लॉक और आवर्त की संख्या इस टाइप से निकालेंगे। ये चीज अपने को ध्यान रखने वाली चीज है, इसको जरूर आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त में परमाणु आकार घटने का कारण क्या है। प्रदर्शन प्रभाव है, नहीं, प्रदर्शन प्रभाव तो परमाणु आकार में जो है कमी दर्शाता
नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव है, नहीं तो ये अलग चीज है ना। ये धातुओं पर जो है प्रकाश के गिरने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। अगर जेड इफेक्टिव में वृद्धि होगी तो परमाणु आकार क्या करेगा, घट जाएगा। ठीक है, नाभिकीय आकर्षण बल में कमी नहीं, ये तो अगर नाभिकीय आकर्षण बल में कमी होगी तो परमाणु आकार क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या निर्भर नहीं करती प्रभावी नाभिकीय आवेश पर, मुख्य क्वांटम संख्या पर, बंध की बहुलकता पर और प्रसरण क्वांटम संख्या पे, है ना। सहसंयोजक त्रिज्या जो है निर्भर नहीं करती। प्रभावी नाभिकीय आवेश पे त्रिज्या निर्भर करती है, बिल्कुल निर्भर करती है। मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्यादा है तो परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम है तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी ना। परमाणु त्रिज्या अपन जब है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ते तो अपन ये पढ़ते ना 529 n² एंगस्ट्रॉम में होती है। ठीक है, तो n का मान ज्यादा होगा, सीधी सी बात है r का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बंध की बहुलकता पर तो हमें पता है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो बंध परिवर्तित होने पर जो परमाणु त्रिज्या वो भी परिवर्तित हो जाती है। लेकिन पृथक्करण स्पिन क्वांटम नंबर पर कभी भी परमाणु त्रिज्या निर्भर नहीं करती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन समान नाभिकीय आवेश परंतु भिन्न ऑक्सीजन अवस्थाएं रखने वाली स्पीशीज की त्रिज्या है, तो सही है। नाभिकीय आवेश समान है, जेड इफेक्टिव क्या है, समान है, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ये भिन्न है। तो सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन स्टेट भिन्न है तो परमाणु त्रिज्या जो है किस पे डिपेंड करेगी। तो हमें पता है कि परमाणु जो त्रिज्या होती है, परमाणु जो त्रिज्या होती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसकी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने का मतलब कि उसकी जो है ऑक्सीजन अवस्था अंक अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, सही है। यदि ऑक्सीजन अंक ज्यादा है तो त्रिज्या ज्यादा होगी, गलत बात। ऑक्सीजन अंक गलत, अगर अंक ज्यादा है त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। त्रिज्या समानुपाती 1 ऑक्सीजन अंक, हाँ ये बात बिल्कुल क्या है, सही है ना। कि अगर ऑक्सीजन अंक ज्यादा होगा तो त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। ऑक्सीजन अंक कम होगा त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्सीजन अंक बढ़ने पर घट या बढ़ जाती है ना, अगर ऑक्सीजन अंक बढ़ेगा त्रिज्या घटेगी। ऑक्सीजन अंक पे निर्भर नहीं करती है, ये तो गलत बात है ना। क्योंकि ऑक्सीजन अंक अगर जैसे बात करें, ऑक्सीजन अंक अगर +2 है, +3 है, +4 है, तो इसका मतलब क्या है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखें, +3 का मतलब 3 त्याग रखें, और 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रखें। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन अंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो उसकी जो है त्रिज्या घटती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, किसी तत्व के दो समस्थानिकों की प्रथम आयन एंथैल्पी। अगर बात करें समस्थानिक की, तो समस्थानिक का हमें पता है कि जेड सेम होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, और परमाणु क्रमांक समान होगा तो इनकी जो प्रथम आयन ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। NCERT का प्रश्न है, जरूर ध्यान रखें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 21, आयन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आयन एंथैल्पी क्या होती है, अपन चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी तत्व के किसी भी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु, है ना, या ऐसे कैसे किसी भी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के सबसे बाह्यतम कोष में ढीले ढाले बंधे इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो उसकी आयन एंथैल्पी कहलाती है। और आयन एंथैल्पी का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या किलो जूल में नाप सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है, नाभिक के आवेश से मुक्त करना है, तो उसको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। इसलिए आयन एंथैल्पी सदैव एक ऊष्मास्वशी प्रक्रम होता है। ठीक है, अब कह रहा है कौन सा कथन जो है इसमें से गलत है। क्या कह रहा है, प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन से आयन एंथैल्पी बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रथम आयन एंथैल्पी होगी उसकी, दूसरा निकालोगे तो दूसरी आयन एंथैल्पी होगी, दूसरी आयन एंथैल्पी का मान पहले से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही जैसे ही प्लस का एक चार्ज आएगा, प्लस का एक चार्ज आते ही जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ते ही उसकी जो नेक्स्ट आयन एंथैल्पी है वो भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो आयन एंथैल्पी का क्रम ये होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वैसे वैसे आयन एंथैल्पी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, सही बात है। क्रोड उत्कृष्ट गैस के विन्यास से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तब आयन एंथैल्पी का मान अत्यधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी कि जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, हीलियम है, जिनके बाह्यतम कोष पूरे भरे हुए हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए उनके लिए आयन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। आयन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के विलोपन को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है ना, उनको अगर विलुप्त कर रहे हो तो आयन एंथैल्पी का मान में क्या होगी, अत्यधिक तीव्र वृद्धि होगी, बहुत तेजी से क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। भी जैसे आप उसके स्थायी विन्यास से आगे इलेक्ट्रॉन मुक्त करोगे तो एकदम तुरंत से क्या करेगी, आयन एंथैल्पी के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आयन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र वृद्धि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के विलोपन को व्यक्त करता है कि आप उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको आप क्या कर रहे हो,
व्यक्त कर दिया है। जैसे बात करें कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अपने यहाँ पे, जैसे मैं चर्चा करता हूँ मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, इसके जो है ये संयुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर आप दो निकाल दोगे तो प्रथम आयन एंथैल्पी होगी और दूसरी थोड़ी सी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आप इसके संयुक्त इलेक्ट्रॉन विलोप कर दिया, आपने निकाल दिए, तो अब आप यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तीसरी जो आयन एंथैल्पी होगी ना, वो दूसरे की और पहले की बहुत ज्यादा होगी, यानी कि IE3 होगा। तो ये आयन एंथैल्पी के मान में जो तेजी से वृद्धि हुई है ना, ये बता रही है कि इसके संयुक्त इलेक्ट्रॉन जो विलोप्त हो चुके हैं, अब इसके आप इनर कोड में, आंतरिक कोश में, है ना, आंतरिक कोड में प्रवेश कर चुके हो, है ना, उपांत्य कोश में नहीं, आप जो उप उपांत्य कोश में घुस चुके हो। ठीक है, तो ये संयुक्त कोश, ये उपांत्य कोश में घुसोगे, यानी कि अंदर वाले कोश में जैसे घुसोगे तो आयन एंथैल्पी के मान में तुरंत क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आयन एंथैल्पी के मान में अधिकतम जो वृद्धि होती है या तीव्र वृद्धि जो होती है, वो दर्शाती है कि आपने संयुक्त इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव कर दिया है, विलोपन कर दिया है। तो ये बात बिल्कुल क्या सही बात है। कम n मान वाले कक्षकों से अधिक n मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकता है। अगर n का मान कम है तो सीधी सी बात है, वो कक्षक इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने ज्यादा पास होगा, और नाभिक के पास होगा तो उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा, और नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा तो उसको निकालने के लिए आयन एंथैल्पी का मान भी ज्यादा लगेगा। तो ये तो उल्टा कह रहा है, इसलिए कथन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आयन एंथैल्पी के बारे में सारी बातें यहाँ पे अपने कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आवर्त के तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी का सही आरोही क्रम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में कम से कम 3 बार 4 बार आ चुका है और वापस भी आ सकता है। ठीक है, बात करें द्वितीय आवर्त, तो द्वितीय आवर्त अपन ये देखते हैं कि ये होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये आपका जो है सेकंड पीरियड जो होता है। लेकिन इसमें अगर देखें सेकंड पीरियड में दो जगह जो है थोड़ा सा चेंज आता है, और दो जगह कहां चेंज आता है, एक तो यहां चेंज आता है और एक जो है यहां चेंज आता है। बाकी अपन जानते हैं कि अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएं, कि अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर अपन इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से जो आयन एंथैल्पी है उसके मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ दो जगह चेंजेस आ जाता है। वो दो जगह चेंजेस आने के कारण क्या है, अगर अपन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका होता है 1s2 2s2, बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1 होता है। तो यहां देखो ये पूर्ण पूरित विन्यास है, और पूर्ण पूरित विन्यास होने की वजह से इसकी जो प्रथम आयन एंथैल्पी होती है बेरिलियम की प्रथम, वो बोरोन की प्रथम से ज्यादा होती है। इधर देखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। तो यहां देखो यहां अर्धपूरित विन्यास है, और आपको पता है कि अर्धपूरित विन्यास जो है ये ज्यादा स्थायी होता है, और अर्धपूरित ज्यादा स्थायी होता है, इस वजह से इसकी जो प्रथम आयन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की वो ज्यादा होती है, किसकी, प्रथम आयन एंथैल्पी किसकी, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। इसलिए यहां क्रम पलट जाएगा। और अब क्रम क्या बनेगा, वो क्रम ध्यान से देखो, अब क्या क्रम बनेगा, इसका क्रम ये बनेगा, लिथियम, लिथियम से जो है ज्यादा किसकी होगी, बोरोन, बोरोन ज्यादा किसकी होगी, बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की, कार्बन से ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फ्लोरीन ज्यादा किसकी होगी, नियोन की। ये क्रम, अब देखो यहाँ पे चेंज कहां पे हुआ है, एक तो यहां चेंज हुआ है और एक जो है यहां चेंज हुआ है। ठीक है, ये क्रम इसका जो है होगा। इसके अनुसार देखें तो क्रम कौन सा हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। देखो नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से ज्यादा, कार्बन, बेरिलियम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। आंसर नंबर इसका हो गया अपना एक। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 23। n बराबर 6 हेतु तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f7 n-1 d1 और ns2 का आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा। तो अभी अपन पढ़ के आए थे पीछे, अगर आपको पता हो तो देखो अभी अपन ने सोल्व किया था n-2 वाला, ये रहा, देखो n-2 f1 से 14, ठीक है, और n-1 d 0 से 1 ns2 हो, तो ब्लॉक कौन सा होगा इसका, f होगा।
वर्ग संख्या कौन सी होगी इसकी, थर्ड होगी, ठीक है। और वर्ग संख्या थर्ड है तो अपने से पूछा क्या है, अपना अगर क्वेश्चन देखें तो ये देखो क्वेश्चन अपना ये है, अगर उसकी उस विन्यास से तुलना करें तो तुलना करने पर हमें क्या मिलता है, ये देखो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसकी वर्ग संख्या तो होगी 3, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब आवर्त संख्या देखो n बराबर 6, यानी कि अधिकतम इसकी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, 6 है, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। अपन ने इस इलेक्ट्रॉन विन्यास की उस इलेक्ट्रॉन विन्यास से तुलना करके हम बता रहे हैं कि वर्ग इसका थर्ड बी है और इसका जो आवर्त संख्या कितनी है, 6 है, क्योंकि इसके लिए n का मान क्या है, 6 है, और n का मान अगर 6 है, सीधी सी बात है, अगर n का मान 6 है तो अधिकतम क्वांटम संख्या या बाह्यतम कोष कौन सा है, 6 नंबर है, इसलिए इसकी आवर्त संख्या कौन सी हो जाएगी, आवर्त संख्या इसकी 6 नंबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ग संख्या 13 के तत्वों में परमाणु त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है। अगर वर्ग संख्या 13 के त्रिज्या तत्वों में परमाणु त्रिज्या का सही क्रम देखें तो वो होगा, देखो ये स्मॉल ए है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब में ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये जो है वर्ग संख्या 13 होती है, ठीक है। अगर इनमें देखें तो इनमें जो है एक तो यहां थोड़ा सा मिसबिहेव पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि संक्रमण संकुचन के कारण, किसके कारण, संक्रमण संकुचन के कारण, ठीक है ना। जो गैलियम होता है इसका साइज एल्यूमिनियम से कम हो जाता है, ठीक है। और एक जो है थोड़ा यहां चेंज भी पाया जाता है, टीएल का साइज जो है ये इंडियम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर देखें तो सबसे छोटा साइज जो है ये होगा बोरोन का, बोरोन से बड़ा होगा गैलियम, गैलियम से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा होगा टीएल, और इनसे बड़ा होगा आयन यानी कि इंडियन। तो ये इसका क्रम जो है बनेगा, ये क्रम इसका एनसीईआरटी में दे रखा है। तो मैंने फिर बताया कि आप वर्ग संख्या 13 के लिए प्रथम आयन ऊर्जा और आकार का क्रम जरूर याद करके जाए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में, क्योंकि ये ऊपर से ना जो कहां पे एक्सेप्शन कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कुछ असंगत प्रवृत्ति आ रही है, कुछ जैसा होना चाहिए हमारे अनुसार वैसा नहीं करके कुछ अलग डिफरेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक आवर्त में 4 धातुओं का सबसे छोटा आकार होता है, गलत बात है, आकार तो सबसे बड़ा होता है। सबसे कम आयन विभव होता है, ये बात अपन कह सकते हैं, क्योंकि आकार सबसे बड़ा होने से आयन विभव सबसे कम होता है। सबसे अधिक आयन विभव होता है, ये तो गलत बात है, सबसे अधिक आयन विभव तो एक्रिय गैस का होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, गलत बात है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तो हैलोजन की है, उसमें फ्लोरीन की है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर आंसर इसमें हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन कीजिए, है ना। ये कूट वाले क्वेश्चन आ गए, जैसे अब की बार सेकंड ग्रेड के अंदर जो है कूट वाले क्वेश्चन ने काफी धूम मचाई थी, तो वैसे क्वेश्चन भी हमने कुछ दिए हैं। एक परमाणु के बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर, यानी कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किसी आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव का क्रम क्या होगा। यानी कि अगर परमाणु की चर्चा करें तो ये जैसे नाभिक है, ये इसके आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, और ये सबसे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन पर जो आवरण प्रभाव यानी कि बाहर की तरफ इनका जो प्रतिकर्षण लगता है उसका क्रम क्या होगा, है ना। तो देखो प्रतिकर्षण जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोष के क्या कह रहा है ये, एक परमाणु के बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किसी आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन के आवरण प्रभाव का क्रम, तो सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, बिल्कुल सी बात है। सबसे ज्यादा किसका होगा, एस, फिर पी, फिर डी, फिर किसका होगा, एफ का होगा, क्योंकि जिस जैसे बाहर जाते हैं जो प्रभाव, प्रेक्षण प्रभाव है ये कम होता जाता है। तो ये क्रम सही है, बिल्कुल ठीक है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि यही इसका जो है भेदन क्षमता का क्रम होता है, भेदन प्रभाव या भेदन क्षमता का क्रम भी ये होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रथम आयन ऊर्जा का क्रम, तो अगर देखें सोडियम, ये अगर देखें तो सोडियम है, फिर मैग्नीशियम आता है। अगर अपन देखें ये एक ही आवर्त के तत्व में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अब अगर देखें प्रथम आयन ऊर्जा, तो प्रथम आयन ऊर्जा अगर देखें तो प्रथम आयन ऊर्जा जो है एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें पूर्ण पूरित अर्धपूरित विन्यास पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होनी चाहिए, सिलिकॉन की, उससे कम किसकी होनी चाहिए, मैग्नीशियम की, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए, सोडियम की। ये तो कह रहा है सोडियम की सबसे ज्यादा, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। संक्रमण तत्वों के 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन 3p कक्षकों के पश्चात तथा 4s कक्षकों से पूर्व भर जाते हैं, ये गलत बात है। संक्रमण तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3p के बाद तो भरे जाते हैं, लेकिन 4s के बाद भी भरे जाते हैं। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। जब अपन संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वहां पे अपन ये देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास पे एक स्टेटमेंट है। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर उत्सर्जित ऊर्जा का क्रम, है ना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर उत्सर्जित ऊर्जा का क्रम मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा,
है ना। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, फिर किसकी, फ्लोरीन की, फिर किसकी, ब्रोमीन की, फिर किसकी, आयोडीन की। तो ये कह रहा है कि क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज्यादा है और ब्रोमीन से भी ज्यादा है और आयोडीन की उससे क्या है, कम है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो सही कथन कौन सा हो गया, 1 और 4, यानी कि बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है ये आपका प्रेषण प्रभाव या भेदन क्षमता पे हो गया, दूसरा प्रथम आयन ऊर्जा पे हो गया, तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा पे हो गया। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर आपको इस टाइप से मिल रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथनों का युग्म है, विकिरण संबंध का कारण जो है समान आवेश त्रिज्या अनुपात है। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे लिथियम हमने पढ़ा था कि लिथियम जो है बेरिलियम से विकिरण संबंध दर्शाता है, मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से दर्शाता है। तो उसका कारण क्या है, समान आवेश त्रिज्या अनुपात है, लगभग समान आकार होना और उन पर लगभग समान आवेश त्रिज्या अनुपात होना। तो ये बात बिल्कुल क्या सही है। आवर्त सारणी का दीर्घतम वर्ग कौन सा है, वो ये कह रहा है कि 4th बी है, गलत बात है। आवर्त सारणी का दीर्घतम वर्ग कौन सा है, 3rd बी है, 3rd बी है। तो ये कथन क्या हो गया, इसका गलत हो गया। ठीक है, फिर है रदरफोर्डियम का आईपीएससी प्रतीक यूएनपी है, गलत बात। रदरफोर्डियम की अगर देखें तो रदरफोर्डियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 104 होता है। 104 होगा तो इसका आयुष प्रतीक क्या होगा, अन, अन का यू आ जाएगा, नील, नील का एन आ जाएगा, क्वाड, क्वाड का क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसका प्रतीक क्या होना चाहिए, यू एन क्यू होना चाहिए। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। आवर्त के अनुदिश वान डेर वाल त्रिज्या घटती है तथा यह सहसंयोजित त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। बिल्कुल सी बात है। जैसे आवर्त के अनुदिश लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो वान डेर वाल त्रिज्या में कमी आती है और सहसंयोजित त्रिज्या की क्या होती है, दोगुना होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड आवर्त में परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की, उससे कम बेरिलियम की, फिर बोरोन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, सबसे ज्यादा किसकी होती है, नियोन की होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें वान डेर वाल त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है। तो ये कथन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो ऐसे कथन कौन कौन से हो गए, 2 और 3। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, नियोन में वान डेर वाल त्रिज्या पाई जाती है, सहसंयोजित त्रिज्या नहीं होती, इसलिए इसकी वान डेर वाल त्रिज्या का मान सहसंयोजित त्रिज्या से क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सत्याकूट का चयन कीजिए। पोलिंग पैमाने पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.5 है। अगर अपन पोलिंग पैमाने पर देखें तो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो 3.5 है, गलत बात है। क्लोरीन पैमाने पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता जो पोलिंग पैमाने पर होती है वो कितनी होती है, 3.0 होती है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। एक निश्चित आवर्त के अनुदिश ईजी में वृद्धि होती है, आयन ऊर्जा में कमी होती है, गलत बात है। आवर्त के अनुदिश तो है जो ईजी है, ठीक, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है, उसके ऋणात्मक मान में वृद्धि होती है, ये अपने कह सकते हैं। ठीक है, आयन ऊर्जा में कमी होती है, ये गलत बात है। आयन ऊर्जा में तो क्या होती है, आवर्त के अनुदिश वृद्धि होती है और विद्युत ऋणात्मकता स्थिर रहती है, ये गलत बात है। विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, कमी होती है। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। वर्ग के अनुदिश संयोजकता परिवर्तनशील रहती है, गलत बात है ना। अगर अपने एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलें तो हमें पता है कि वर्ग के अनुदिश जो संयोजकता होती है वो परिवर्तनशील न रह करके क्या रहती है, स्थिर रहती है, यानी कि संयोजकता क्या रहती है, समान रहती है। तो ये कथन भी गलत हो गया। ठीक है, फिर ये आपको कुछ जो है सेकंड जो ए है, यानी कि क्षारीय मृदा जो है उनके सल्फेट दे रखे हैं और जल में विलेयता पूछी है। तो वर्ग के अनुदिश ऊपर से नीचे जाने पर जो है साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से जो है इनकी विलेयता क्या कर रही है, घट रही है। क्योंकि जैसे जैसे जो है धनायन का आवेश, धनायन का जो साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बड़ा ऋणायन और बड़ा धनायन जो है आपस में मिलकर के एक जो है अच्छी पैकिंग वाला कंपाउंड यौगिक बनाते हैं, यानी कि चालक ऊर्जा में वृद्धि होगी और चालक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो जल में विलेयता में क्या आएगी, इसकी कमी आएगी। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर डी इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से तत्व 4 से अधिक सह संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जिसके अंदर रिक्त डी कक्षक उपलब्ध है वो सारे 4 से अधिक सह संयोजकता उपलब्ध करते हैं। बेरिलियम के अंदर रिक्त डी कक्षक नहीं है, फास्फोरस में है, सल्फर में है और बोरोन के अंदर रिक्त डी कक्षक नहीं है। इसलिए फास्फोरस और सल्फर, यानी कि फास्फोरस और सल्फर ये दोनों क्या करते हैं, 4 से अधिक सह संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन और कथन के कारण के क्वेश्चन दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम ऋणात्मक होता जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ये बात कह रहा है, ये कम ऋणात्मक होता जाता है। अब ये कह रहा है परमाणु का आकार वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। परमाणु का आकार वर्ग में नीचे जाने पर क्या करता है, बढ़ता जाता है और जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होता जाता है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन ये देखो, ये कह रहा है कि कम ऋणात्मक होता जाता है।
कम ऋणात्मक होता जाता है। तो ये बात तो क्या होगी इसकी, गलत होगी, है ना, क्योंकि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम ऋणात्मक हो जाता है, ये गलत बात है, अधिक ऋणात्मक होता जाता है। तो कथन गलत हो गया और तर्क क्या है इसका, सही है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित धातु हाइड्रोक्साइड में कौन सा सबसे कम क्षारीय है ना, इनमें सबसे कम क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड कौन सा है। तो इनमें से अगर देखें तो अगर दूसरे वर्ग के तत्वों की बात करें तो इनके हाइड्रोक्साइड इस टाइप से होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड होते हैं इनके, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की चर्चा करें हाइड्रोक्साइड की तो इनकी जो क्षारीयता है, इनकी जो क्षारीयता है वो क्या करती है, बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर OH आयन माइनस आयन देने की प्रवृत्ति क्या करती है, इनकी बढ़ती जाती है। तो इनमें से सबसे कम क्षारीय कौन सा हो गया, वो हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। वर्ग 2 के कुछ धातुओं के हैलाइड सहसंयोजक होते हैं, बिल्कुल सही। तो वर्ग 2 जो है वर्ग संख्या 2 है, जैसे ये है, इसके जो हैलाइड होते हैं वो सहसंयोजक होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो है धनावेश बहुत छोटा धनावेश और छोटा परमाणु आकार, और छोटा परमाणु आकार होने की वजह से इसकी ध्रुवणता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और ध्रुवणता सबसे ज्यादा होती है तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो है गुण कैसे होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। निम्नलिखित धातु हैलाइड में से कौन से एथेनॉल में विलय है, एथेनॉल क्या है, कार्बनिक विलायक है, तो वो कौन सा होगा, BeCl2 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है धनावेश का साइज छोटा होने से ऋणावेश को अधिक ध्रुवित कर देता है, इसलिए इसमें जो है ध्रुवणता के नियम से जो है सहसंयोजक लक्षण क्या आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। धातु हाइड्राइडों की विलेयता उनकी प्रकृति, जलन एंथैल्पी और अलग अलग आयनों की जल योजन एंथैल्पी पर निर्भर करती है। ये स्टेटमेंट दे रखा है आपको एक एनसीईआरटी का। क्षार धातुओं के फ्लोराइडों में से लिथियम फ्लोराइड की जल में सबसे कम विलेयता का कारण क्या है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनाया गया क्वेश्चन है। लिथियम फ्लोराइड है ना, छोटा ही धनावेश और छोटा ही ऋणावेश, तो इसकी जो पैकिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और पैकिंग ज्यादा होने की वजह से इसकी जो जालक ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा होने की वजह से ही इसकी जल में विलेयता सबसे कम होती है। इस कथन को अच्छी तरह याद कर लेना, एनसीईआरटी के अंदर सीधा दे रखा है, आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सोडियम कार्बोनेट के संश्लेषण में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जब अपन बनाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ में अभिकृत कराने पर, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, अमोनियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, तो यहां अमोनिया गैस बनती है और साथ में बनता है CaCl2। ये अमोनिया वापस काम में ली जाती है, अमोनिया को पुनः प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम में प्राप्त होने वाला उप उत्पाद कौन सा है, वो कौन सा होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। साल्वे प्रक्रम के अंदर ये जो है रिएक्शन दे रखी है। ये नेक्स्ट है, सीमेंट में जिप्सम मिलाने पर, सीमेंट में अगर जिप्सम मिलाते हैं तो सीमेंट के आदरण यानी कि जमने का समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, रासायनिक पदार्थ ए का उपयोग धोने का सोडा बनाने के समय अमोनिया को पुनः प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। जब ए के जलीय विलयन में CO2 के बुलबुले प्रवाहित किए जाते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। कोई पदार्थ ए है, इसके जलीय विलयन में जो है CO2 को प्रवाहित करते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों होता है, ये कैल्शियम है ना, दूधिया जो क्यों होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निर्माण के कारण जो दूधिया होता है। तो यहाँ पर ए कौन होगा, ए यहाँ पे होता है चूने का पानी, जिसको अपने कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। विसंक्रमण गुण के कारण इसका उपयोग स्पेदी करने में किया जाता है। तो स्पेदी में किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने का यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि एक रासायनिक सूत्र कौन सा हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, लिथियम के असंगत व्यवहार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है। लिथियम जो है अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसका कारण क्या है, एक तो इसका छोटा परमाणु आकार, और एक छोटा परमाणु आकार होने की वजह से इसकी ध्रुवण शक्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये दोनों इसके कारण हो गए। इसकी उच्च जलयोजन ऊर्जा मात्रा, नहीं गलत बात। असाधारण रूप से कम आयन एंथैल्पी, गलत बात। आयन एंथैल्पी इसकी क्या होती है, उच्च होती है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कॉलम फर्स्ट में लिखे तत्वों का सुमेलन कॉलम सेकंड में लिखे ज्वाला को इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले रंग से कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ज्वाला के रंग पे आधारित क्वेश्चन है। सीजियम, सीजियम हमें पता है ये कैसा रंग देता है, ये जो है ब्लू कलर देता है, यानी कि ए का हो जाएगा 6। सोडियम, सोडियम कैसा कलर देता है, सोडियम जो है पीला रंग देता है, यानी कि 4 नंबर। पोटेशियम, पोटेशियम कैसा कलर देता है, पोटेशियम बैंगनी कलर देता है, 2 नंबर। कैल्शियम, कैल्शियम कैसा कलर देता है,
कैल्शियम जो है ईंट जैसा लाल देता है यानी कि 3 नंबर। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम कैसा कलर देता है? स्ट्रोंशियम किरमिजी लाल या सिंदूर जैसा लाल देता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर। बेरियम कैसा देता है? सेब जैसा हरा, है ना, यानी कि 1 नंबर। तो 6 4 2 3 5 1, 6 4 2 3 5 1, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इनके ज्वाला परीक्षण जरूर याद रखना, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखना कि जो बेरिलियम है और जो लिथियम है ये ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं, इसका ज्वाला एक, ठीक है। एक और कौन नहीं देता? मैग्नीशियम भी ज्वाला परीक्षण नहीं देता है। उसका कारण क्या है? इनकी उच्च आयनन एंथैल्पी है, इस वजह से ये ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, गर्म करने पर लिथियम कार्बोनेट आसानी से अपघटित होकर के लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना, क्योंकि लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो बहुत कम स्थायी होता है, ठीक है। छोटा अमाप होने के कारण लिथियम बड़े कार्बोनेट जो है आयन का ध्रुवण करके अधिक स्थायी लिथियम ऑक्साइड और CO2 देता है। ये बात भी बिल्कुल क्या सही है? तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 40, क्षार धातुओं, है ना, क्षार धातु कौन सी? जो फर्स्ट ए वर्ग की है। परमाणु त्रिज्या जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होता है, परंतु जलीय विलीन में आयनिक त्रिज्या का मान ये होता है ना, ये इसकी परमाणु त्रिज्या का क्रम है। लेकिन जलीय विलीन में अगर देखें तो आयनिक त्रिज्या इनकी होती है लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम सोडियम की, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम किसकी होती है? रुबिडियम की होती है। उल्टे क्रम का कारण क्या है? क्योंकि लिथियम का जो है ये परमाणु आकार बहुत छोटा होने की वजह से इस पर उच्च धनात्मक आवेश घनत्व पाया जाता है। ऐसा होने की वजह से इसका जल योजन सबसे ज्यादा होता है। तो जलयोजन सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका साइज सबसे बड़ा होता है और इसका जलयोजन सबसे कम होता है, और जलयोजन सबसे कम होने की वजह से इसका साइज सबसे छोटा होता है। तो उल्टा होने के कारण क्या है कि वर्ग के अनुदिश जलयोजन की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। ये भी NCERT का ही बनाया हुआ एक प्रश्न है, आप इसमें चाहें तो NCERT में सीधा लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको फ्रेम करके दे दिया है, आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु का द्रवित विलयन में विलीन प्रबल अपचायक होता है। प्रबल अपचायक मतलब दूसरे का अपचयन करने वाला होता है। और हमने पढ़ा भी था कि सोडियम धातु का जो है द्रवित अमोनिया के अंदर जो विलीन होता है ये किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। तो इस जो है प्रबलतम अपचायक होने का कारण क्या है? सोडियम परमाणु है, या फिर इसका जो है सोडियम हाइड्राइड है, या सोडियम एमाइड है, या विलायकीकृत इलेक्ट्रॉन है। तो उसका कारण कौन सा है? सोडियम एमाइड है, जिसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये प्रबल अपचायक का कारण होता है। विलायकीकृत जो इलेक्ट्रॉन है ये चालकता का कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु नाइट्रोजन के साथ संयुक्त होकर के नाइट्राइड बनाता है? वो एक ही क्षार धातु है, वो कौन सी है? लिथियम है। ये केवल नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, बाकी कोई भी तत्व जो है क्षार धातु का लिथियम के नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, क्षारीय मर्द धातुओं के कार्बोनेटों के तापीय स्थायित्व का सही क्रम कौन सा है? तो अगर इनमें देखें तो कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व की बात करें तो जैसे जैसे अपने ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे धनावेश का आकार बढ़ता जाएगा। धनावेश का आकार बढ़ने के साथ साथ में उनके बड़े ऋणायन के साथ में जो है कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जालक ऊर्जा यानी कि उसकी जो संघनन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी है, वो भी बढ़ती जाएगी। ऐसा होने से उनका तापीय स्थायित्व क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर तापीय स्थायित्व क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बेरियम कार्बोनेट का, उससे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का, उससे कम कैल्शियम का, उससे कम किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर ऑक्साइड एस ब्लॉक के केवल वे ही धातु बना सकते हैं जिनका आयन विभव, सुपर ऑक्साइड कौन से बनाएंगे? केवल जिनका आयन विभव उच्च होता है? नहीं, गलत बात। विद्युत ऋणता उच्च होती है? ये भी गलत बात। उच्च आवेश घनत्व होता है? ये भी गलत बात। हाँ, कम जिसका आयन विभव है वो सुपर ऑक्साइड बना सकता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे करके सुपर ऑक्साइड का निर्माण कर सकता है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्षारीय धातु आपको पता है कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों प्रकार के ऑक्साइड बनाती है। तो इनके स्थायित्व का जो है क्रम कौन सा होता है? तो इनके स्थायित्व का क्रम होता है कि जो सामान्य ऑक्साइड होता है ये सबसे अधिक स्थायी होता है, उससे बाद में पेरोक्साइड, और सबसे कम स्थायी कौन सा होता है? सुपर ऑक्साइड होता है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। तो ये अपने आज के केमिस्ट्री के जो है 45 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस जो है यहाँ से आते हैं। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बना करके लैंग्वेज दे रखी है, और आप इनकी इसी प्रकार से इस चैप्टरों की तैयारी करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की अपनी वाणी को अपने यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।